नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में। प्रभात प्रकाशन की तरफ से हर साल बुक फेयर में प्रभात प्रकाशन का मंच तैयार किया जाता है और प्रभात प्रकाशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी, मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर भावना शेखर जी को, जो कि एक लेखिका है और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी की गई हैं और इनके द्वारा 14 से ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। कवित्री इनको कह लीजिए, लेखिका कह लीजिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ओम निश्चल जी सर को, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक भी हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के मंच पर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दिलीप जी को, जो कि एक चर्चित लेखक है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर राहुल जी को, जो कि एक चर्चित लेखक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रभात सर और पीयूष सर को। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। मैं आपको बता दूं कि हर साल वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जाता है और प्रभात प्रकाशन हर बार वहां मौजूद होता है अपने बेहतरीन बुक कलेक्शन के साथ। प्रभात प्रकाशन इस बार भी मौजूद है अपनी 10,000 से ज्यादा बेहतरीन पुस्तकों के साथ में और हर साल यहाँ पर ऑथर्स को बुलाया जाता है और यहाँ पर प्रभात प्रकाशन का मंच लगाया जाता है और जो भी पुस्तकें होती है उनके लिए हम ऑथर्स को बुलाते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसके संचालन को शुरू करने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मोहित सर को कि वो मंच पर आए और हमारे जो अतिथि यहाँ पर हैं, ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उनका सम्मान करें और उन्हें कुछ भेंट करें यहाँ पर आकर। मैम का नाम क्या है? दीपाली मैम। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी दीपाली मैम को, वो भी आए और यहाँ पे थोड़ा सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। मैं मोहित सर से एक बार फिर से बोलूंगी कि आए और कुछ पुस्तकें भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। तो आज हमने ये मंच विशेष तौर पर तैयार किया है अर्थहवेली कथा की लेखिका, प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती भावना शेखर जी के लिए। वैसे तो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन हाल ही में इनकी एक किताब जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, अर्थहवेली कथा, काफी चर्चाओं में है। और ये एक पुस्तक जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल जहां लोग कहीं घूमने जाते हैं, किसी हवेली पर जाते हैं, किसी इमारत पर जाते हैं, सिर्फ फोटोज क्लिक कराते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तो यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से एक दिल्ली की एक हवेली के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं जो लोगों के सामने नहीं है, या कह सकते हैं कि पिछड़ चुके हैं। तो मैम से सीधे जुड़ेंगे हम लोग और जानेंगे कि इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा उनको कहां से मिली। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पीयूष सर से कि पुस्तक का लोकार्पण करें यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां।
अब मैं अर्थ हवेली कथा की लेखिका श्रीमती भावना शेखर जी से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तक के बारे में कुछ हम सभी को बताएं कि कैसे आपको प्रेरणा मिली ये पुस्तक लिखने की। मंच पर आसीन मेरे सभी साथी संगी साहित्य जगत के दिग्गज लोग विराजमान हैं, उनका मैं अभिवादन करती हूँ। और अपने इस सद्य प्रकाशित उपन्यास पर कुछ कहने से पहले देश की शीर्ष साहित्यकार उषा किरण खान, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ और उनको शत शत नमन करती हूँ इस मंच से, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आदेश से ही मैंने ये उपन्यास लिखा, या कहूँ मैं उनके आदेश का प्रतिफल है ये उपन्यास। उषा किरण खान के मैं बहुत करीब रही, और जब मेरा पिछला उपन्यास आया तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, बढ़ावा दिया, बल्कि उकसाया कि भावना अब कहानियाँ और कविता छोड़कर उपन्यास ही लिखो। तो उषा जी का जब ये प्रेरणा मिली कि उपन्यास लिखो, तो मैं बड़ी अधीर लेखिका हूँ, और उपन्यास जो है वो समझिए कि हाथी के पाँव की तरह है। और लेकिन उनका कहना था कि नहीं, असली साहित्यकार तभी बनता है जब वो उपन्यास लिख लेता है। और ये बात मेरे मन में थी, और मुझे एक बात की यहाँ पर इकरार करना है कि मुझ में खुद में कमी नज़र आती थी। मैं कहती थी दीदी, मैं उनको दीदी कहती थी, मैंने कहा दीदी मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं आपकी तरह ग्राम्य परिवेश की कहानियाँ नहीं लिख सकती, क्योंकि दिल्ली में पैदा हुई, पली बढ़ी, शिक्षा दीक्षा, तो एक महानगरीय जो स्त्री है वो गांव का एक खालिस अनुभव नहीं लिख पाएगी। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, जो तुम्हारा अनुभव है, जो जिया है, जो भोगा है, उसी को लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रामीण ये लिखने की। उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए, मेरे मन में ये बात बैठ गई कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो मेरा अपना स्वानुभूत सत्य हो। उसके बाद एक दिन मैं शिवानी जी की कहानी पढ़ रही थी, लाल हवेली, जो मैंने बचपन में कभी पढ़ी थी, लेकिन जब दोबारा पढ़ी तो फिर से उस कहानी में डूब गई। और मुझे लग रहा है उस कहानी की जो नायिका है ताहिरा, वो मेरे दिलो दिमाग पर तारी थी। और उसके बाद किताब मैंने रख दी, आंखें मूंद ली। उसके बाद ताहिरा तो नेपथ्य में चली गई, हवेली मेरे सामने गूंजने, मतलब उभरने लगी। फिर बहुत सारी हवेलियाँ, हम यात्राओं पर जाते हैं, हम बहुत सारी भूतहा फिल्में देखते हैं, हवेली, किले, ये सब जो है मुझे पता नहीं क्यों अंदर से हुड़क जिसको कहते हैं कि मुझे हवेली पर लिखना है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से इस कहानी ने, इस उपन्यास की कहानियों ने खुद मुझे लिखवाया। इसके किरदारों ने मानो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपनी कहानी कहलवाई। हम जानते हैं कि बहुत सारी हवेलियां हैं जो बड़े वैभवशाली रूप में सदियों तक रहीं, सैकड़ों वर्षों तक, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका ध्वंस हो गया। तो इस मेरे उपन्यास में भी आप पढ़ें। मैं इसकी कथा तो आपके सामने नहीं बयां करूंगी, नहीं तो फिर प्रभात प्रकाशन का स्टॉल कैसे खाली होगा, आप किताबें कैसे खरीदेंगे। आप खरीदिए, पढ़िए। और एक हवेली के निर्माण और ध्वंस की इसमें कहानी है, और किस प्रकार कितनी तरह के किरदार जो हैं उनकी साक्षी बनी हवेली। और मैंने एक तरह से अलग इसका शिल्प का प्रयोग किया है कि जो हवेली है वही इसमें सूत्रधार है, वही नरेटर है, वही अपनी कहानी सुना रही है। और एक और बात कि निर्माण और ध्वंस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आज जीवन में हम विकास करते हैं, सड़कें बनती हैं, पेड़ कटते हैं, बड़ी दुखद बात है, लेकिन ये एक बड़ा कटु सत्य है कि निर्माण और ध्वंस साथ चलता है। तो इस हवेली, इस उपन्यास को पढ़कर भी आपको लगेगा कि हाँ ये बात है, ये एक प्रकार से सनातन प्रक्रिया है। और मैं अपनी बात कहने से पहले देश की एक और बड़ी लेखिका जिनको अभी अभी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया, हम सबकी प्रिय लेखिका सूर्यबाला जी, जो इस समय मुंबई में हैं, मुझे इस उपन्यास पर उनका आशीर्वाद मिला है। उन्होंने इसका ब्लर्ब लिखा है, और ब्लर्ब लिखकर उन्होंने इस उपन्यास के वज़न को बढ़ाया है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और उसके बाद मंच पर ओम निश्चल जी, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, देश के प्रसिद्ध मुखर, प्रखर समीक्षक, आलोचक, नवगीतकार और कवि, उनका साथ हमें बराबर मिलता रहा है। आज भी
उनके हाथों पुस्तक लोकार्पित हुई। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे बाईं ओर जो दिलीप जी बैठे हैं वो वरिष्ठ रेलवे अधिकारी हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वो लोहे की पटरियों पर उनसे वास्ता रखते हैं, लेकिन हृदय इतना संवेदनशील है कि कलम चलती है तो कविताएं फूटती हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि वो पटना से हैं और देखिए दिल से दिल को रहा होती है, आज संजोग से वो यहाँ मुझे मिल गए और बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर राहुल तो प्रभात के ही हमारे अपने ही परिवार के लेखक हैं, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और आप सबके हाथों ही पुस्तक लोकार्पित हुई। मुझे पूरा विश्वास है मेरे शब्दों को एक लंबी उड़ान मिलेगी और फिर मेरे पाठकों का प्यार जैसे मेरी पिछली 12 पुस्तकों को मिला है, इस 13वीं किताब को भी मिलेगा। और अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइसिंग ऑफ द केक, मेरे प्रभात प्रकाशन के जो भाई यहाँ प्रभात जी बैठे हैं और बहुत प्यारे अनुज हमारे पीयूष जी, मुझे लगता है कि हम सब तो कलमकार हैं। कलम की क्या काली स्याही हुआ करती थी, अब तो सब टाइप करते हैं और वो काले शब्द शायद काले अंधियारे में रह जाते अगर ये प्रकाश में लाने वाले प्रकाशक ना होते। ये टॉर्च डालते हैं और तब हमारा लिखा जो है वो पाठक उससे रूबरू होते हैं। हमारे और पाठकों के बीच पुल है, बहुत खूबसूरत पुल है। और मैं प्रभात प्रकाशन जो इन्होंने मेरी 6ठी किताब छापी है और मुझे लगता है गहरा नाता जुड़ चुका है। और सबसे बड़ी खूबी, देश के शीर्ष प्रकाशक तो हैं ही, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ प्रकाशन इनका व्यापार है, पर ये लक्ष्मी के नहीं सरस्वती के उपासक हैं और ये अच्छी अच्छी किताबें छापते रहें और हम भी इनके सहयोग से बराबर निरंतर लिखते रहें। मेरी कलम की स्याही ना सूखे। आप सबसे भी ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्यार चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर राहुल जी से कि वो भी कुछ 2 शब्द सबके सामने यहाँ पर बोलें। आप सभी को नमस्कार। प्रभात जी को बहुत बहुत बधाई और भावना शेखर जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अथ हवेली कथा इनका एक नया उपन्यास है। इससे पहले खुली छतरी, जुगने आदि कविताएं का उपन्यास मैंने देखा, पढ़ा। भावना जी बहुत ही सशक्त लेखिका हैं। उपन्यास कथा साहित्य में इनकी अपनी एक प्रखर पहचान बन चुकी है और हवेली की कथा को इन्होंने बड़े ही सुलझे शब्दों में और सधे शब्दों में चित्रित किया है। हवेली उपन्यास एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। जो हवेली अपनी कथा खुद कहती है कि मैं कैसे और किस रूप में हूँ और कैसे मेरा अस्तित्व बचा हुआ है। आज देखा जाए तो हवेलियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन इस उपन्यास के माध्यम से हवेली हमेशा बनी रहेगी, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद भावना जी को और प्रभात जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब छापी है और उनकी सारी किताबें अच्छी होती हैं। पुनः बधाई प्रभात जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी दिलीप जी से कि सर आप भी कुछ 2 शब्द कहें हमारे इस मंच पर। नमस्कार। आज की इस शुभ बेला में सबसे पहले शुभकामनाएं वरिष्ठ कवयित्री, युवा कवयित्री, ठीक है, हाँ, युवा कवयित्री भावना शेखर जी, जिनके वरिष्ठ शिक्षिका हैं, ये प्रोफेसर हैं, लेकिन कवयित्रियों में, लेखकों में, युवाओं की श्रेणी में इन्होंने अपना स्थान बना करके रखा है। कई उपन्यास एक के बाद एक इधर इनके आए हैं। एक टीचर की डायरी के विमोचन समारोह में मुझे लगता है कि मैं उपस्थित रहा हूँ। उसके बाद से स्टोरीज़, एक सपना लापता के विमर्श कार्यक्रम में भी खादी मॉल में हुआ था, उसका शायद हमको लगता है कि एक दिन विमर्श, तो उन सभी में मैं उपस्थित रहा और ये सौभाग्य मेरा रहा। एक टीचर का सफ़र जो बच्चों के बीच से चालू हुआ और उसके बाद से जीवन के विभिन्न पहलुओं को उकेरती उनकी जो लेखनी है वह अब हवेलियों पर आई है और इसके बाद अगला पड़ाव कहीं और होगा, निश्चित रूप से हम यह जानते हैं। लेकिन जो एक टीचर की डायरी मैंने पढ़ी है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपने संवाद को, अपने अनुभवों को समेटा और कैसे एक टीचर जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी को बदलते रहता है,
तो वहाँ से शुरुआत करके अब महानगरीय जीवन पर यह किताब अथ हवेली कथा। हम सब जानते हैं, हम सब के अंदर कई कई हवेलियाँ होती हैं, हम सब के अंदर कई कई कहानियाँ होती हैं। हम लोग में से कुछ सौभाग्यशाली होते हैं जो उन कहानियों को कह पाते हैं। भावना जी वैसे ही सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं। और निश्चित रूप से जैसे इनका जो पिछला उपन्यास था एक सपना लापता, काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी चर्चित हुआ। इस उपन्यास को भी पाठकों का स्नेह मिलेगा, आलोचकों समीक्षकों का स्नेह मिलेगा और यह इनकी लेखनी की यात्रा में एक और मजबूत पड़ाव की तरह साबित होगा अथ हवेली कथा। और चूँकि यह महानगरीय जीवन पर है और इसमें पैरेलली कई कई कहानियाँ चल रही हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया भी कि कई कई लोग एक साथ किसी हवेली में रहते हैं और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हवेलियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं एक परिवार से दूसरे परिवार को। तो इन सब के बीच जो हवेली है वह एक साक्षी भाव के साथ खड़ा रहता है। तो इस हवेली कथा का भी हम लोग स्वागत करें, वैसे ही जैसे एक सपना लापता और से स्टोरीज़ का हम लोगों ने स्वागत किया था। और निश्चित रूप से यह पठनीय होगा और सबको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई फिर से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी ओम निश्चल जी सर से, जो कि हिंदी साहित्य के एक आलोचक भी हैं। तो सर मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि प्रभात प्रकाशन और जो हमारी पुस्तक का भी विमोचन हुआ है अथ हवेली कथा, इसको लेकर आप कुछ कहें। जी बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो प्रभात प्रकाशन के इस साम्राज्य को नमन, और मंच पर हमारी विदुषी लेखिका, कवयित्री, कथाकार जो संस्कृत की भी ज्ञाता हैं, भावना शेखर जी हैं। बहुत लंबे अरसे से जानता हूं पटने से, और इतना कुछ लिखा है इन्होंने। भीतर का जो भावात्मक संसार है उसको शब्द देना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन भावना जी ने काम किया है। सांझ का नीला किवाड़, ऐसा बिंब इनकी कविताओं में आता है। मौन का महाशंख जो यहीं से आया हुआ है, बहुत अच्छी कविताएं हैं जिसको हिंदी भाषा की खुसूसियत कहते हैं, इनके गद्य में, इनके पद्य में दिखाई देती है। और ये जो उपन्यास है अथ हवेली कथा, इसके बारे में बताऊं कि हमारा तो भारत हवेलियों का गढ़ है, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आप उत्तर प्रदेश चले जाएं तो वो मुगलों की सल्तनतें हैं जो खाली पड़ी हैं, वीरान पड़ी हैं, लेकिन उनके भीतर कहानियां दफन हैं। और इतिहासकार ऐसी हवेलियों के पीछे का जो इतिहास है, अतीत, उसका उत्खनन करते हैं। इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि शिवानी की कहानी पढ़ते उनके मन में लगा कि एक हवेली का एक बिंब इनके भीतर आया, और उसको लिखने के लिए जिस तरह से सिलसिलेवार कहानियां संजोई हैं। 50 परिवारों की गाथा है, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितने परिवार उतनी गाथाएं। स्त्रियों की त्रासदी, पुरुषों का अपना जो विभिन्न उनकी गतिविधियां हैं, उनमें कुछ नाकारा हैं, कुछ निकम्मे हैं। हवेली एक हाथ से दूसरे हाथ को ट्रांसफ़र होती है। पेड़ हैं, पल्लव हैं, पीपल है जो गवाह है। इन सब सारे बिंबों को, चूँकि समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने जो बाँचा है, हमने कभी एक मशहूर पत्रिका तद्भव के लिए एक लेख लिखा था, हवेलियों की चरित गाथा। 5 उपन्यास हवेलियों पर, उसमें आर के पालीवाल जो IRS हैं उनके उपन्यास वगैरह भी थे। हवेलियों पर पढ़ते हुए लगता है कि हम किस रहस्य के तहखाने में जा रहे हैं। आजीवन रहना है सुधि के तहखानों में। तो ये जो हवेली की गाथा है, ये उसी स्मृति के तहखाने में उतरने का प्रयत्न है। और इसके पन्ने दर पन्ने, जैसा कि उन्होंने कहा कि इसको कहीं से भी आप उठाएं, जैसे कहानी कहीं जो शुरू होती है ना कि एक राजा था, एक रानी थी, अब राजा रानी विलुप्त, अब कहीं से कहानी 4 सहेलियां बैठी थीं, अब उनकी पूरी जो मनोमय गाथा है। तो कहानियां बुनने में भावना शेखर जी ने, मैं इनकी पूरी विकास यात्रा को जानता हूं। और अंजुरी अंजुरी खून दिया है मैंने भी इस ताजमहल में, ये जो किस्सा गोई का ताजमहल रचा है जो कविताओं का, ये अचानक नहीं बना है। भावना शेखर जी को मैं उस जगह से जानता हूं जहां इन्होंने 2 बच्चों की किताबें लिखी। इनकी तुकबंदियां देखी मैंने, जैसे कि बच्चे होते हैं, तुकबंदी के रास्ते पर चलकर तुक वाली बातें करना, कुछ तो बेतुक वाली बातें होती हैं, लेकिन वहाँ से पहुँचकर फिर जब ये कविताओं की ओर बढ़ी, एक भावनाओं का बड़ा संसार खुला। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि बिना उपन्यास लिखे, जैसे उपन्यास जीवन का महाकाव्य है,
महाकाव्य अलग होता है, वो जीवन की गाथा होती हो, चाहे विज्ञान शाकुंतल हो, रघुवंशम हो, प्रिय प्रवास हो, बड़े बड़े उपन्यास हैं, जीवन के उपन्यास हैं जो पद्य में लिखे गए हैं। लेकिन गद्य में जो उपन्यास लिखा जा रहा है, जो आधुनिक विधा है, बिना उपन्यास में गए, शिलाल शुक्ल को जानना है तो राग दरबारी को जानना होगा, बहुतीचरण वर्मा को जानना है तो चित्रलेखा को जानना होगा, रांगे रागों को जानना है तो कब तक पुकारों को जानना होगा। तो ये जीवन के महाकाव्य हैं उपन्यास, और जीवन में दाखिल होना, अपने समय में दाखिल होना है। इतने तहखाने, इतनी तिजोरियां, इतने ताले बंद मिलते हैं, उन्हें खोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लेखिका और जो किस्सा गो होता है, उसके भीतर अंतरतः में उतरने की एक चेतना होती है। तो कहते हैं कि मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, कभी सुबह का, कभी शाम का, कभी हंसी का, कभी रुदन का, और इसी भंवरे की गलती क्षमा न यदि ममता कर देती, ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दोबारा होता। मन के इतने ताखाने हैं, और उपन्यासकार मन की जो यात्रा करता है, वहीं से किस्सा गोई निकलती है। हवेली इनके लिए एक जीवंत चरित्र है, वो जीवंत चरित्र अपनी कथा कह रहा है। हमारे भीतर कमजोरियां भी हैं और खूबियां भी हैं। मीर ने कहा कि है कुछ खराबियां मेरी तामीर में जरूर, 100 मर्तबा मिटा के बनाया गया हूं मैं। तो हर व्यक्ति के भीतर, लेकिन उन कमजोरियों और खूबियों के जरिए हवेली खड़ी होती है। और हवेली अपने इनके भीतर का जो नॉस्टैल्जिक है, जैसे मुझे लगता है कि हिमाचल छोड़ के आई और पटना ब्याह दी गई, तो कहीं इनके मन में कोई हवेली थी, कोई वहाँ के चरित्र थे। एक आध दो चरित्र होंगे, लेकिन 50 परिवारों के इतने चरित्र, दमयंती, सुनीता, कुंती, और वो मानसी जो अपने बच्चों को लेकर जाती है, इंडिया गेट घुमाती है, या कहीं घूमने आई हो, उसके बच्चे कहते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, कि नहीं चलो चांदनी चौक चलते हैं। गालिब की हवेली सब जानते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है कि अनुद्घाटित क्षेत्र है, जितना आप इसमें घुसें उतनी कहानियां आपको मिलती हैं। लेकिन मैं इनकी कल्पनाशीलता की दाद देता हूं कि जिन हवेलियों को देखकर आप ये सोचते हैं कितने रकबे में बनी है, इसके चूने झड़ रहे हैं, इसके पलस्तर झड़ रहे हैं, लेकिन ये वो हवेली है जहां पर अपार्टमेंट खड़ा हो चुका है, और अपार्टमेंट का जो फ्लैशबैक है वो उपन्यास का अपना चरित्र है। तो उपन्यास की अपनी जो भूमिका होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से रची है। समय बहुत कम है, लेकिन अथाह संवेदना मेरे भीतर है कि हवेली के बहाने हम अपनी चरित्र गाथा भी कहते हैं। एक शेर के जरिए मैं बात कहना चाहता हूं, तौकीर तकी का शेर है कि जैसे वीरान हवेली में हो खामोश चराग, अब गुजरती है तेरे शहर में शामें ऐसी। तो ये तौकीर तकी के शेर के साथ मैं बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोग जो यहां पर उपस्थित हैं, इस दर्शक दीर्घा में, पुस्तक दीर्घा में अथ हवेली कथा पढ़ें, टीचर की डायरी पढ़ें, मौन का महाशंख पढ़ें, ये सारी किताबें यहाँ से हैं। यहाँ से बच्चों की इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, मैंने उस पर लिखा भी है। तो भावना शेखर की जो ये यात्रा है, ठीक कहा हमारे दिलीप बाबू ने, जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं और कवि मन है, कि ये युवा लेखिका हैं। ये देख रहे थे कि बड़ी तिरछी नज़रों से ये डांट रही हैं, मतलब परिपक्व कहने की ये भूल न करें, युवा कहें। तो लेखक हमेशा युवा होता है। लेखक ही है जो कभी स्वर्गीय नहीं होता। कभी हम स्वर्गीय प्रेमचंद नहीं कहते, स्वर्गीय तुलसीदास नहीं कहते, ऐसा कहते हुए हम खुद ही स्वर्गीय हो जाएंगे। तो लेखक हमेशा अमर होता है, उसके शब्द अमर होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद भावना शेखर जी को। अथ हवेली कथा, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप एक आलोचक हैं प्रसिद्ध, इसके साथ साथ आप एक लेखक भी हो और साथ ही साथ एक कवि भी हैं। तो अपनी कोई कविता हो आपकी, तो उसकी पंक्तियां आप प्लीज पेश कीजिए। अच्छा, अभी सुना देते नहीं, एक कविता अभी सुना देता हूँ। जी सर। क्योंकि हमारे मित्र प्रभात जी हैं, और मैं इनके पिताजी से बहुत ही प्रतिकृत रहा हूँ और उनकी बातें सुनता रहा हूँ। नहीं, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही छोटी सी गज़ल है, सुने आप। और ये वैलेंटाइन डे आने वाला है, उससे जोड़ सकते हैं आप। ये एक गज़ल है, सभी के पेशे खिदमत। और प्रभात जी, मेरे मन का आंगन तुम्हारा तुम्हारा, समझिए कि प्रभात का आंगन आपका है। मेरे मन का आंगन तुम्हारा तुम्हारा, ये जीवन का प्रांगण तुम्हारा तुम्हारा। मेरे मन का आंगन तुम्हारा तुम्हारा, ये जीवन का प्रांगण तुम्हारा तुम्हारा। यहाँ तितलियों सी उड़ो और विचरो, ये बगिया ये उपवन तुम्हारा तुम्हारा। ये बगिया ये उपवन तुम्हारा तुम्हारा। कोई तीर्थ है अपना मिलना भी जैसे, सकल ये भुवन है
तुम्हारा तुम्हारा, सकल ये भुवन है तुम्हारा तुम्हारा। और शेर है कि खिलो वैजयंती इस आंगन में मेरे, खिलो वैजयंती इस आंगन में मेरे। ये दर्पण ये आनंद तुम्हारा तुम्हारा, ये दर्पण ये आनंद तुम्हारा तुम्हारा। कोई भी ना आंधी उड़ा इसको पाए, रहे संग चिरंतन तुम्हारा तुम्हारा। मेरे मन का आंगन तुम्हारा तुम्हारा, ये जीवन का प्रांगण तुम्हारा तुम्हारा। शुक्रिया, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पीयूष सर से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। धन्यवाद मैम। एक तो बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के मौके पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सूक्ष्म कार्यक्रम, क्रिस्प कार्यक्रम हुआ। आप सभी को सुनने का बड़ा आनंद आया। भावना जी का बड़ा विशेष हमको स्नेह है और आशीर्वाद है कि ये छठी पुस्तक हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ, छठी, और एक पुस्तक और पे काम चल रहा है। तो उनकी जो लेखनी है वो हर तरह की लेखनी और बहुत ही परिपक्व तो नहीं है, युवा लेखनी है और सभी विषयों पे लिखती है। बाल साहित्य पे, बाल मनोविज्ञान पे भी उनका बहुत काम है, क्योंकि छात्रों के साथ जुड़ी रही पूरे जीवन भर, तो उनको मनोविज्ञान का बहुत अच्छा अनुभव है। और वो आगरा पे हमारे पूरे पटना से यहाँ ये परिवार के साथ में, दलबल के साथ में, जिन्होंने खूब जम के तालियाँ भी बजाई हैं। तो आप सभी को, परिवार के लोगों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लगातार ऐसा लेखन करते रहें। डॉक्टर राहुल जी आए, उन्होंने भी समय निकाल के समय दिया। ओम निश्चल जी सबसे वरिष्ठ आलोचकों में से यहाँ हैं हिंदी के, और जो बात अपनी कहते हैं, इतनी सुंदर बात कही कि लेखक कभी स्वर्गीय नहीं होता। तो ये बात हमने आज एक सीखी इस कार्यक्रम में कि वास्तव में कभी हमने ध्यान नहीं दिया था कि हम हमेशा कभी ये नहीं कहते स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि जो जिसने लिख दिया वो अमर हो गया। तो और दिलीप भाई साहब का भी बड़ा शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने आग्रह हमारा स्वीकार किया, आ गए। तो बिहार का प्रतिनिधि जहाँ खूब जम के हो गया आज मंच के ऊपर। तो आपका बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत शुभ जलपान है, जलपान ग्रहण करके जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत एक बार फिर बधाई भावना शेखर जी को, सारे दर्शकों को, सारे मित्रों को, सारे परिवारजनों को।